दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं एसएससी जीडी के लिए बहुत ही जल्द क्वेश्चन सेशन लाऊंगा। तो आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल सेशन लाया हूँ। 30 अति महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्न, समान अध्ययन के प्रश्न, जो कि एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न जरूर रहेगा एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी का, और यह वीडियो एसएससी से जितने भी रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो एसएससी CHSL, MTS, एसएससी CGL यानी सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है दैमाबाद, सोनगांव, इनाम गांव, चंदेली। तो इसका आंसर होगा इनाम गांव। इनाम गांव जो है किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर होगा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, उसे ही श्रवण शब्द उसी के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स ए कामिल पद से संबंधित है। इसका आंसर होगा नकदी फसल। इसका आंसर होगा नकदी फसल। याद रख लेना है, जिन्स ए कामिल किससे संबंधित है? नकदी फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मुकेश शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जुबिन मेहता, बंदे हसन। तो इसका आंसर होगा मुकेश शर्मा। याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मुकेश शर्मा। तो ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में किस राज्य में नोवेल कोरोना पहला नोवेल कोरोना वायरस का मामला प्रकाश में आया था? तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। इसका आंसर होगा केरल, यानी केरल में ही पहला नोवेल कोरोना वायरस का मामला आया था प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जय टैग दिया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? मिथिला मखाना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, यानी बिहार से ही मिथिला मखाना, यानी इसको 2021 में जय टैग दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन में प्रतिष्ठित शाही रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद में 2 साल यानी 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो वह देश कौन सा होगा? भारत। याद रखना है, भारत को IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मेरीटाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका फुल फॉर्म होगा IMO का इंटरनेशनल मेरीटाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसको पुनः सदस्य चुना गया है 2 साल के लिए, तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। तो वह होगा भारत, यानी भारत को कार्यकारी सदस्य चुना गया है 2021 से 25 के बीच। नेक्स्ट दूसरा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसे के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ए नंबर ऑप्शन होगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, यानी उत्पल के बनर्जी ही ने ही इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? तो कब तक की है? यानी 2026 में। याद रखना कि 2026 तक में भारत जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, यानी भारत जो है 2026 तक में उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी है कि रसायन मंत्रालय भी किसके पास है? तो याद रखना है मनसुख मवंडिया यह हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और उर्वरक रसायन मंत्रालय भी इसी के पास है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसी निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो दिया हुआ है कपड़ा, कार और खाद्य पदार्थ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर केवल ए, केवल दो, एक दो तीन और केवल दो तीन, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए कि कपड़ा यानी निजी वस्तु, यानी आप जो खुद के लिए खरीदते हो, निजी जो कि अपने लिए, तो कार, कपड़ा, खाद्य पदार्थ, तो सारा तीनों चीज़ आप ध्यान से देखिए कि सारा चीज़ क्या है, निजी वस्तु के अंतर्गत आती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। किस देश की राजधानी गितेगा है? तो बुरुंडी का जो है राजधानी कहाँ है, गितेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है? कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कामयानी पुस्तक का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है, ठीक। तो राष्ट्रीय खेल एक तरफ दिया है, दूसरा तरफ देश दिया है। तो देखते हैं ध्यान से, तो क्या क्या दिया है, टेबल टेनिस चीन, हॉकी पाकिस्तान, और तीसरा फुटबॉल फ्रांस, आइस हॉकी कनाडा। तो ध्यान से देखिए कि आइस हॉकी कनाडा, क्योंकि कनाडा ठंडा प्रदेश है, ये होगा ही। फुटबॉल फ्रांस में सही है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी पाकिस्तान का, तो सारा क्या है, सही मिलान है। तो देखते हैं अब कूट में मिलाते हैं। तो कूट में मिलाते हैं तो देखते हैं कि ए नंबर ऑप्शन में ए बी सी डी तो लगातार दिया हुआ है, तो यही होगा ऑप्शन ए, यानी क्या होगा, टेबल टेनिस याद रखना है कि चीन का है, हॉकी पाकिस्तान का है, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल फ्रांस का है, और आइस हॉकी कनाडा का है। फिर से चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पहला दिया है उत्तर पश्चिम राजमहल पहाड़ियाँ, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में महादेव श्रेणी, और दक्षिण में कार्डामम। तो दक्षिण में कार्डामम सही है। अगर ये मान लो भारत है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उत्तर पश्चिम में बोला राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में महादेव पहाड़ियाँ श्रेणी, और दक्षिण में कार्डामम। तो इसमें बोल रहे सम्मिलित नहीं है, तो पश्चिम यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिम महाद्वीप, लेकिन महादेव श्रेणी मध्य प्रदेश में, यानी भारत के एकदम मध्य में, और यहाँ पे बता रहा है पश्चिम में, तो यानी यही क्या है, सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो क्या होगा आंसर डी, देवप्रयाग। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपोष्ण महासागरीय जलधारा है? तो क्यूरोसिया जलधारा, यानी बी जो है ये क्यों उपोष्ण महासागरीय जलधारा है। ने अगला क्वेश्चन है कि इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरलता यानी दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? तो आंसर होगा डी नंबर व्यास, यानी व्यास में ही इंडस डॉल्फिन पाई जाती है, इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु संतुलित मात्रा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन, कि संतुलित मात्रा के बीच संबंध दर्शाता है एंजेल वर्क। एंजेल वर्क क्या करता है, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा में के बीच संबंध दर्शाता है एंजेल वक्र से। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिर से। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम का एक नीति का परिणाम था? तो फुलागरी धावा 1861, फुलागरी धावा 1861, ये क्या है कि अफीम यानी ब्रिटिश अफीम नीति का ही एक परिणाम था। तो नेक्स्ट इसमें इसी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं बिरसाहित उलगुलान, यानी बिरसा मुंडा उलगुलान, जो 1899 से 1900 के बीच हुआ था, एकदम इसको ये सब ये याद रख लेना। पावना विद्रोह 1877 में मराठा में हुआ था। फुलागरी धावा याद रखना कि फुलागरी धावा ये असम, मध्य असम, असम का एक क्षेत्र था, वहीं पे ये फुलागरी धावा विद्रोह हुआ था, जिसमें क्या था, ब्रिटिश अफीम नीति, यानी ब्रिटिश अफीम अफीम का जो निर्यात बहुत कम होने लगा, तो उसने अन्य चाय कॉफ़ी इन सब चीज़ों पे हमारे यहाँ क्या क्या ये कर लगा दिया, उसी का विद्रोह विरोध हुआ था किसानों ने, क्या था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था फुलागरी। ये जगह का नाम फुलागुरी था, जो कि असम में 1861 में यह विद्रोह हुआ था। उसके डी नंबर ऑप्शन है किसान विद्रोह 1875, तो इसका आंसर हो जाएगा फुलागरी धावा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए कूट प्रयोग में सही उत्तर चुनें। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब ऐतिहासिक घटना जैसे जैसे घटा था उसको आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये हम आपको बता रहे हैं, ईयर बता देते हैं कि ये अगस्त अगस्त 1942 में हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन, ये अप्रैल 1942 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1942 में।
उसके नौसेना विद्रोह ये 1946 यानी भारत आज़ाद होने से पहले घटित हुआ था। 1946 में इंडियन नेवी द्वारा क्या था, मुंबई में ये विद्रोह किया था। नेक्स्ट है लाल किला मुकदमा, जो कि 1945 में हुआ था। लाल किला मुकदमा ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो इसमें अब देखते हैं, इसको सजाते हैं। तो पहले कौन सा घटना घटा होगा? तो अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन, यानी पहला, यानी क्या होगा, दो। तो दो देखते हैं कौन सा कोड में है। तो यहाँ दिख रहा है बी और डी दोनों में। फिर अब देखते हैं उसके बाद अप्रैल 1942 के बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी ए, तो दो के बाद ए, तो दोनों में दो के बाद ए आ रहा है। फिर अगला चलते हैं, तो उसके बाद लाल किला मुकदमा 1945 में, यानी चार। तो चार यहाँ यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका को प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के सही क्रम में सम्मिलित व्यवस्थित कीजिए। यानी अगर प्रस्तावना आपको याद है तो ये क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को, तो उसमें यानी संप्रभुत्व ऐसे करके होगा। तो प्रभुत्व संपन्न पहले आ रहा है, तो यानी 5 पहले आ रहा है। तो 5 देखते हैं कहाँ है, तो बी में है। तो ऐसे भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन आराम से। तो तो बी, उसके बाद फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद फिर लोकतंत्र, गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ऐसे करके आगे आती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं कि संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो शून्यकाल में। शून्यकाल में जो भी प्रश्न पूछा था उसके लिए मंत्री बाध्य नहीं होता उसका उत्तर देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न में फिर हम लोग चलते हैं। शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन 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 शामिल है? कार्यकारी अंग याद रखना। तो पल दिया क्या ऑप्शन में? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये ध्यान से देखिए कि ये तो न्यायपालिका में आ गया। कार्यपालिका में तो आया नहीं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका, प्रशासनिक अधिकारी कार्यपालिका, ये तीनों कार्यपालिका। तो तीनों देखते हैं कहाँ पे है, 1 2 और 3। तो 1 2 3 कहाँ आ रहा है? तो बी नंबर में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ में नहीं है। प्रतिरक्षा यानी रक्षा, तो इसे भी संघ सूची में आता है। बैंकिंग संघ सूची में, वायुसेना संघ सूची में, भूमि क्या है, ये राज्य सूची में आता है। तो यानी यही होगा आंसर। तो बोल रहे कौन सा संघ सूची में नहीं आता है? तो भूमि। अगला प्रश्न पे फिर चलते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित है, समाहित है? तो अनुच्छेद 368 क्या है? वो संशोधन, संविधान में संशोधन से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से राज्य कम से कम दो देशों की सीमा को स्पष्ट करती है? दो देश की सीमा को स्पष्ट करती है। ऑप्शन में क्या क्या है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। यानी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप मैप को देखना होगा। तो हम लोग मैप में चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, सिक्किम, सिक्किम एक तरफ से यानी नेपाल में की तरफ इसका बॉर्डर है, एक तरफ भूटान। तो पहला तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं असम के बारे में। तो असम देखिए कि आप, तो ये यहाँ पे ये बांग्लादेश की तरफ छू रही है। यहाँ पे इसका बॉर्डर बांग्लादेश की तरफ छू रहा है, दूसरा भूटान की तरफ। यानी ये भी सही है, यानी असम भी सही है, सिक्किम भी सही है, यानी दो देश का बॉर्डर को छू रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ इधर जो है मतलब म्यांमार है। अब उसके बाद फिर देखते हैं कि मणिपुर को, तो मणिपुर में क्या है कि इसका देखिए कि एक तरह ये म्यांमार इधर है, म्यांमार देश है। तो सिर्फ म्यांमार को ही छू रहा है। अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का भाग इधर देखते हैं, ये म्यांमार को छू रहा है, और इधर का भाग नेपाल को छू रहा है। तो क्वेश्चन क्या था कि पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। तो असम के बारे में बता दिए कि यानी ये दोनों दो देश को छू रहा है। उसके बाद सिक्किम भी छू रहा है। मणिपुर तो केवल एक ही, तो यही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल को भी हम लोग देख देखते हैं, बॉर्डर में पश्चिम बंगाल ये है। तो तो पश्चिम बंगाल का भाग यानी एक तरफ बांग्लादेश को छू रहा है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको नेपाल को भी स्पर्श कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल, तो यानी ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मणिपुर। यानी बोला कि कौन सा दो देश को पश्चिम, कौन मतलब कौन कौन सा दो देश को स्पर्श कर रही है, सॉरी यहाँ पे मणिपुर यही स्पर्श नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या क्या। तो यानी 1 2 और 4, 1 2 4, यानी आप सी नंबर इसका आंसर होगा। सी नंबर 1 2 4। अब हम लोग देखते हैं फुलवागरी के बारे में कुछ दिया हुआ है,
उसके बारे में फुलागरी विद्रोह। तो यह विद्रोह जो है फुलागरी धावा के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो गई थी और कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। अफीम क्या रखना है, अफीम की खेती पर लगाए गए प्रतिबंध और सुपारी पर प्रस्तावित कराधान, यानी इसमें सुपारी चाय सब पे ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, प्रस्तावित कर दिया था। इस वजह से ही यह विद्रोह हुआ था। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम बहुत जल्दी रीजनिंग का वीडियो लेके आएंगे जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।